ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे एक बार फिर मैं आ गया आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लेकर। आज के इस लेक्चर का नाम है लेक्चर 9A। लेक्चर 9A। बेटे इस लेक्चर को मैंने बोला लेक्चर 9A। आप मेरे साथ हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं और मैंने इसलिए ग्रेट गुड मॉर्निंग लिखा आपके लिए। बेटे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और अभी हम बिल्कुल मध्य में इन रिगार्ड टू रिस्क ओनली वी हैव डिस्कस इन लास्ट लेक्चर नंबर 9। तो मुझे लगा एक मैं 9A लेक्चर लेकर जो 2-3 क्वेश्चंस हैं टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग इन रिगार्ड टू रिस्क, वो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आपको बताऊं कि कैप्लन में भी क्या क्या दिया है, बीबीबी में क्या क्या दिया है, और मैंने कितना बढ़िया आपको अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग टेक्निक से आपको बताने की कोशिश की दैट व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट आई मीन बाय एक्सपोजर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच एन एंटिटी हैज टू बियर बाय टेकिंग प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल्स। तो आप सभी, एक तो आप अपने सामने कैप्लन को ओपन करके रख लें, क्योंकि मैं कैप्लन और बीबीबी से कुछ बताने वाला हूं। कैलकुलेटर अपने पास रख लें, क्योंकि आई विल बी डूइंग टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज दैट रिलेट्स टू रिस्क ओनली। क्योंकि उन्होंने जो चैप्टर स्टार्ट किया उन्होंने डायरेक्टली रिस्क की बातें स्टार्ट कर दी, उन्होंने ये नहीं बताया व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक। तो मैंने पिछले 8-6 लेक्चर्स जो लिए 7-8 लेक्चर्स I have delivered on forex arithmetic that this is the case of forex, this is spot rate, this is forward rate, this is appreciation, this is depreciation, this is Siegel's paradox, this is spot rate, this is forward rate, this is spread, this is bank code, these are the layers. नो डाउट उसमें से कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो डायरेक्टली आपको कैप्लन और बीबीबी ने नहीं दी, बट आपको समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी यार। आप ये बताइए, आप एक घर बना रहे हैं और उस घर का आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, आपने सरिये अच्छे नहीं डाले, आपने उसमें आयरन बढ़िया नहीं डाला, तो कभी भी वो घर गिर जाएगा, अर्थक्वेक आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका घर गिरे। आई वांट दैट यू शुड फर्स्टली इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू शुड क्लियर योर एग्जामिनेशन। इस भावना से कुछ मैंने ज्यादा किया, मैंने 19-20 लेक्चर्स डिलीवर करने की कोशिश की फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में, क्योंकि मैं अरिथमेटिक बताना चाह रहा हूं, फिर रिस्क बताना चाह रहा हूं, फिर हेजिंग बताना चाहता हूं। तो बेटे इस तरह से कारवा हमारा चला। पहला फॉरेक्स की बेसिक्स को सीखा, फिर हमने रिस्क की बातें सीखी, अब इस रिस्क को हेज कैसे करेंगे वो लेक्चर नंबर 10 ऑनवर्ड सीखेंगे। तो आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें जी। ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 9A। 9A लेक्चर मैंने इसका नाम जान के रखा कि ये 9 के बाद ही करना है। 9A फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जब स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर, समय ऐसे ही बीतता जाएगा दोस्तों, दिसंबर, अप्रैल, जून, जुलाई, ईयर्स आते जाएंगे, बस आपको एक्शन लेने की जरूरत है। मैंने लिखा थॉट्स विल बिकम रियलिटी, योर वर्ड्स विल बिकम रियलिटी। जो आप कहते हैं, जो आप सोचते हैं, उसकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए आप सोचने में और बोलने में ध्यान रखें। आप बार बार ये कहें कि मेरा फर्स्ट F9 क्लियर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, हो जाएगा, पेपर अच्छा होगा। आप 99% तो बोलते पेपर अगर टफ आ गया तो क्या, फिर मैं फेल हो गया तो क्या, क्योंकि आपके मन में भावना ही नेगेटिविटी की है। तो जो नेगेटिव जो भावना होती है बेटे, उसी से हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपकी इमोशंस पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी पॉजिटिव इमोशंस हैं तो आप 100% उसी को अट्रैक्ट करेंगे। बेटे दो बातें, एक थॉट्स और एक इमोशंस। इमोशंस होती हैं भावनाएं, विचार, थॉट्स होते हैं विचार। तो विचार इंपॉर्टेंट है, बट आप खाली विचार के साथ अगर भावना ऐड ना करो, आप खाली सोचो हाँ मैं पास हो जाऊंगा, तो भी कुछ नहीं होगा। आपने सोचना है कि आप पास हो गए, आप अपने सामने, आप अपनी मम्मी को रिजल्ट दिखा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं, आप अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, आप अपने बिग 4 में एडमिशन मिल रहा है आपको, यू आर वर्किंग देयर, यू आर शोइंग देयर योर रिजल्ट। और आप कैसा फील करेंगे उस समय, वो भावना, वो फीलिंग, वो इमोशंस आपके मन में होगी, तो आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आइए इन सभी बातों के साथ मैं ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 चैप्टर 13 लेक्चर 9A की बातें कर रहा हूं। और मैं भूपेश आनंद, सबसे पहली बात एक हल्की सी रिवीजन करूंगा और मैं वो कैप्लन से ही दिखाऊंगा कि भाई कैप्लन में हमने जो जो किया ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है। ये देखिए जी, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क विच वी हैव कवर्ड इन लेक्चर नंबर 9। First risk which they have started discussing is
फाइनेंस ट्रांजैक्शन रिस्क, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का भी अगर नाम चेंज करना हो तो मैं ट्रांजैक्शन रिस्क नाम रख दूंगा, बिकॉज ट्रांजैक्शंस जब आप करेंगे, जब आप सेल करेंगे, जब आप एज ए इंपोर्टर एज ए एक्सपोर्टर, वेन एवर यू आर डूइंग सम ट्रांजैक्शंस, यू नो, there has to be a risk, there has to be exposure, and whenever there is exposure there is a risk. Ultimately I will say that your receipts will be less or your receipts will be more, or your payments will be less or payments will be more. That amount is named as exposure, and due to exposure there is a risk. So transaction risk is the risk of exchange rate. मैंने कहा ना, वैसे तो सारे रिस्क it is due to exchange rate changing between the transaction date and the subsequent settlement date. It means आप as a exporter, जैसे मैंने कहा यहाँ पे T0 है और यहाँ पर T1 है. Now you have to receive dollars, or you have to receive pounds, or you have to receive yen, or you have to receive rupee. You have sold today, आपने आज कोई सामान बेचा, आपको उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे. अच्छा, जब फ्यूचर में मिलेंगे तो उस समय क्या रेट होगा आपको नहीं पता, बट बिकॉज यू आर ए यूके, you reside in London, so your currency is pound or euro, and you will be getting dollars because आपने invoice dollars में दी, and you will be getting dollars, so you have to convert that dollars into pounds. कब करेंगे? आज नहीं, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो उस समय जो रेट होगा, उसका रेट और आज का रेट अगर आप देखें तो देयर विल बी अ डिफरेंस, एंड दैट रिस्क इज नेम्ड एज, दैट कैन बी अ गेन और दैट कैन बी अ लॉस. बट जनरली हम रिस्क को पेसिमिस्टिक होकर सोचते हैं, नेगेटिव होकर सोचते हैं, तभी वो रिस्क होता है. सो इट अराइजेस ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कन्वर्जन. जब भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज लेक्चर 10 में जब मैं आपको हेजिंग टूल्स बताऊंगा, इंटरनल हेजिंग टूल्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स, सो एट दैट टाइम हम देखेंगे कि इफ देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन देन देयर इज नो रिस्क. वो हम देखेंगे. आई विल बी टेलिंग यू सम टेक्निक्स, लैगिंग टेक्निक्स, नेटिंग ऑफ टेक्निक्स, लीडिंग टेक्निक्स इंटरनल हेजिंग में. तो जब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एक्सपोर्टर दिस इज, वो मैंने ऊपर बता दिया. तो बेटे एक ये क्वेश्चन उन्होंने दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज इन रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन रिस्क. तो मैं भूपेश आनंद पहले इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप और मैं इसको देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन, क्या पेपर में भी ट्रांजैक्शन रिस्क लिखा आएगा, और हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस. तो क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 1 जनवरी, 1 तारीख को अ यूके फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यूनाइटेड किंगडम की कंपनी, यूके में जो रहती थी, लंदन की, इंग्लैंड की, वेल्स की, to buy a piece of equipment for $3 लाख. मतलब एक यूके की कंपनी है जी, मैं तो कहूंगा ये इंपोर्टर है, एंड दे विल बाय a मशीनरी और a piece of equipment, plant, property, equipment, $3 लाख की, $3 लाख की वो एक मशीनरी बाय कर रहे हैं. कौन? यूके. इट मींस दे हैव टू पे इन डॉलर्स. ठीक है. एंड टू बी सेटल्ड ऑन 31 मार्च. इट मींस ट्रांजैक्शन आज हो रही है, लेकिन पेमेंट आपको 3 महीने के बाद करनी है. इट मींस अगर आज ही हम पेमेंट करते तो यूके कंपनी को पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ता, और आज का रेट जो होता है उसको दैट इज नेम्ड एज स्पॉट रेट, विच इज एप्लीकेबल फॉर 48 आवर्स. बट इन दिस केस the UK company has to pay after 3 months, that is as on 31st March. तो 31 मार्च को जो रेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर्स एंड पाउंड्स, द एक्सचेंज रेट, उस रेट पे वो कन्वर्ट करेगी और $1 लाख की या जितने भी पेमेंट करनी है $3 लाख की पेमेंट कर देगी. इट मींस यूके इंपोर्टर. बेटे आपको ना रिस्क हमेशा पढ़ना है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है जी. तो एक्सचेंज रेट ऑन 1 जनवरी, मतलब आज की दिन अगर हम पेमेंट कर दें तो $1.6 इज इक्वल टू 1 पाउंड, मतलब 1 पाउंड में $1.6 आते हैं. आज अगर हम पेमेंट कर दें तो हमें $3 लाख लेने हैं. तो आप बताइए जी, आराम से कर सकते हैं, गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े. 3 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये मैंने कैलकुलेटर से कर दिया भाई साहब.
इसका यूज नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। $1,87,500, $1,87,500 आप चेक कर लीजिए, आपको पाउंड्स देने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू पे $3 लाख। तो $3 लाख के लिए अगर एक्सचेंज रेट रहे 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.6, तो यू हैव टू पे 1,87,500। बट बेटे इसका यूज नहीं, क्योंकि आज थोड़ी पेमेंट करनी है, वो जान के उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आज की तारीख का भी स्पॉट रेट दे दिया, कोई बात नहीं। However, by 31st मार्च वो कहता लेकिन मगर अगर मगरमच्छ द पाउंड में हैव, वो सोच रहा है कि 31 मार्च होते होते ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एलिजाबेथ की तबीयत खराब हो जाए और कुछ और प्रॉब्लम आ जाए और उनकी डेथ हो जाए, जबकि हो चुकी, कितने वर्ष हो गए, 2 साल हो गए क्वीन एलिजाबेथ को डेथ हुए, अब तो प्रिंस चार्ल्स आ चुके। तो वो कह रहा है जी स्ट्रेंथन बाय $1 पाउंड इज इक्वल टू $1.75। इसका मतलब पाउंड एप्रिशिएट हो गया, पाउंड इज एट प्रीमियम, पाउंड महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को 1 पाउंड से $1.6 आते थे, 31 मार्च को 1 पाउंड से 1.75 आएंगे। इसका मतलब डॉलर सस्ता हो गया, या ऐसा कहें कि पाउंड महंगा हो गया। तो कहता है जी अगर 31 मार्च को ये एक्सचेंज रेट रहे तो फिर आप बताइए कि आपको रिस्क कितना है, रिस्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है जी। दूसरी बात वो कहता है जी अगर पाउंड डेप्रिशिएट हो गया, मतलब पहले 1 पाउंड में $1.6 आते थे, लेकिन अब 1 पाउंड में $1.45 ही आएंगे, अब डॉलर्स कम आएंगे। इसका मतलब क्योंकि डॉलर्स कम आएंगे तो डॉलर महंगा हो गया और पाउंड सस्ता हो गया। एंड वी ऑलवेज सी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेस करेंसी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो आपको यह बताना है, एक्सप्लेन द रिस्क फेस्ड बाय द यूके फर्म, explain the risk faced by the UK firm। आराम से बेटे, हम ये कर रहे हैं इस समय ट्रांजैक्शन रिस्क, तो रिस्क बताना, बिकॉज ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस, यू आर इंपोर्टर और यू आर एक्सपोर्टर, इट मींस यू हैव टू bear a risk and that risk is named as a transaction risk। मैंने बड़ा ना प्यार से इसका मैंने फोटो प्रिपेयर किया है, बड़ा ही अच्छा लगा जी मेरे को। जब मैं इसकी फोटो प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मैंने जो बनाया वो इतने प्यार से, फर्स्ट पॉइंट लिखा उसका, मैंने लिखा टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, जो इस समय हम कर रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं बेटा। फ्रेंड्स प्रिपेयर अ वर्किंग नोट एंड राइट ऑल इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर आप अभी नहीं ये बातें लिखेंगे तो एग्जामिनेशन किट का स्पेशली सेक्शन सी नहीं हो पाएगा आपसे, ए और बी तो हो जाएगा। तो आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, जो जो मैं कहता हूं उसको लिखिए यार। टेस्ट योर सेल्फ 1, 2 ही क्वेश्चन तो करने हैं आज के लेक्चर में यार, कमर सीधी करके बैठेंगे यार। तो लिखेंगे फ्रेंड्स प्रिपेयर अ वर्किंग नोट एंड राइट ऑल इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा जी आपको सबसे पहले क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ना है, उसका वर्किंग नोट बनाना है, एटलीस्ट घर में प्रैक्टिस करेंगे तो वहां जाकर स्पीडली कर पाएंगे, ठीक है जी। तो T0 1 जनवरी है और T3 31 मार्च है। आज का रेट दिया है $1.6 इक्वल टू 1 पाउंड, और आपको 31 मार्च के 2 रेट्स दिए। यू आर अ इंपोर्टर, यू हैव टू पे आफ्टर 3 months, यू आर रिजाइड इन यूके, इंग्लैंड एंड वेल्स, and you have to pay after 3 months, and the UK firm has to pay 3 lakh too, and the UK firm has to pay $3 lakh too, has to pay this। So UK firm has to buy और has to convert pounds, क्योंकि UK की करेंसी पाउंड है, उसको डॉलर्स में पेमेंट करनी है, तो पाउंड से डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए उसको एक्सचेंज रेट की जरूरत है। एंड यूके फर्म हैज टू बाय दिस, सो एंड यूके फर्म कैन ओनली बाय। अब देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन जो है ना उन्हीं लॉजिक्स पे किया है, जो लॉजिक्स मैंने आपको बेसिक फॉरेक्स अरिथमेटिक में समझाए थे। मैंने ये कहा कि यूके फर्म तभी बाय कर सकती है जब बैंक बेचने को तैयार हो, तो बैंक के बेचने का रेट देखेंगे आस्क रेट। लेकिन सवाल ये आता है कि वो जो बैंक कोटेशन जो आपको दी हुई है ना, आपको ठीक है, तो बैंक इज रेडी टू सेल, द सेलिंग रेट इज रेलेवेंट। तो मैंने वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए क्योंकि एक ही रेट दिया है, यही बिड है, यही आस्क है, ठीक है जी।
तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो ऊपर लिखने की मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैंने कहा जी 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.75, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.45। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू दिस, अगर हम आज कर दें तो ये तो मैंने अभी अभी कैलकुलेट करके बताया था आपको कि 1,87,500 विल बी योर आउटफ्लो इफ यू पे एज अ यूके कंपनी, एज अ यूके इंपोर्टर। अगर आज ही आप पे करते हैं, आज का मतलब क्या, 1 तारीख 1 जनवरी, तो आप कितने पैसे देंगे, 1,87,500 देंगे। ठीक है सर। और अगर अगर आफ्टर 3 मंथ्स देते हैं, और ये सिचुएशन होती है ये वाली कि 1 पाउंड एक $1.75 के हो गया, तो कोई मुश्किल थोड़ी है, 3 लाख डॉलर के नीचे डॉलर लिखने, है ना, यहाँ पे भी डॉलर के नीचे डॉलर लिखने और पाउंड निकाल लेने। आपको अब ये चेक करना है कि पाउंड ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, तो मैंने वही नीचे किया है, देखो जी, गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े। 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.75, तो डॉलर के नीचे डॉलर 3 लाख लिखे, और फिर मेरे पास आ गया कि आपने पेमेंट कितनी की, 1,71,429 पाउंड। और अगर रेट हो गया 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.45, तो 3 लाख में आपको 2,06,800। इट मीन्स एज अ यूके कंपनी यू हैव टू सी कि आपका पेमेंट ज्यादा कब हो रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है जी, यहाँ पर आपकी आउटफ्लो हो रही है 1,71,429 पाउंड की, और यहाँ पर आउटफ्लो हो रही है 2,06,896 पाउंड की। तो आई थिंक आप बात समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अ फर्म हैज टू डिसाइड हेज। हेज मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में, यही टॉपिक है कि रिस्क है तो हेजिंग कैसे करेंगे। ठीक है सर, तो अभी हम वो देख रहे हैं। इकोनॉमिकल रिस्क मैंने आपको बताया था जी, इकोनॉमिकल रिस्क क्या होता है कि किसी इकोनॉमी में अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। अच्छा, पर कैपिटल इनकम मतलब आप ये समझ लीजिए बड़ी कम है, जीडीपी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है ना, बड़े बुरे हालात हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाएगी और उसकी करेंसी डेप्रिशिएट करती जाएगी। और जब अगर इफ आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि कोका कोला अगर उस कंपनी में काम कर रही है उस कंट्री में, तो ऑटोमेटिकली कोका कोला के एसेट्स, कोका कोला की लायबिलिटीज भी डेप्रिशिएट कर जाएंगी, और उसकी वो ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिकल रिस्क का सबसेट जो आउटपुट है वो एक ट्रांजैक्शन रिस्क ही है। तो यहां देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। इकोनॉमिकल रिस्क इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आप जिस धंधे में, जैसे मैंने कोका कोला की बात की, कोका कोला डॉट पाक में काम कर रही है, कोका कोला डॉट अफगानिस्तान में वर्क कर रही है, कोका कोला डॉट तालिबान में वर्क कर रही है। अब तालिबान की इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है, तो कोका कोला में तो जाएगी। जिस जहाज में बैठे हो वो जहाज ही डूब रहा है, टाइटैनिक में बैठे हो, टाइटैनिक ही डूब रहा है, तो आप नहीं डूबोगे, सब मर जाएंगे। ठीक है जी। ड्यू टू दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। इट मीन ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ आने वाले ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी डाउनफॉल पे जा रही है, सिंक कर रही है। एंड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट्स फॉर एन एक्सपोर्ट कंपनी, it could occur because home currency strengthen against the currency in which it trades. A competitor's home currency weakens against। अब आपने ऐसे नहीं सोचना, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर नंबर 9 में इकोनॉमिकल रिस्क को बताने की कोशिश की है, आप उस तरह से देखिए, क्योंकि आप ऐसे देखेंगे ना होम करेंसी स्ट्रेंथन, ये तो कंफ्यूज होने का डर है। आई थिंक मैंने आपको लॉजिकली सारी बातें बताई थी। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आपको सबसे पहले तो टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 हम कर लें। अ यूएस एक्सपोर्टर सेल्स वन प्रोडक्ट इन यूरोप, ठीक है जी, ऑन अ कॉस्ट प्लस बेसिस। यूएसए की कंपनी है, यूके में बेचती है, यूएसए का एक्सपोर्टर है, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में सेल कर रहा है। द सेलिंग प्राइस इज बेस्ड ऑन यूएस प्राइस ऑफ $16, और सेलिंग प्राइस है जी $16, और इस $16 का सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है सर। द करंट एक्सचेंज रेट इज 1 पाउंड 1 यूरो और $1 is equal to 1.26 euros. What would be the effect on the exporter's business if the dollars, exporter कौन है, यूएसए, if the dollar strengthened to 1.31
यूरोज इज इक्वल टू $1। अच्छा, मैंने वैसे आपको इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये बताया था कि एक कंट्री की करेंसी इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। उस कंट्री में उस कंट्री के लोगों की थॉट्स कैसे हैं। जैसे सिकंदर कभी भी लड़ाई करने जाता था ना, तो पहले अपने अपने वो एजेंट भेजता था कि भैया वहाँ पता करके आओ, वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग है, सोते रहते हैं, बातें करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से वो सेना भेजता था। तो एक इकोनॉमी, एक कंट्री की एक्सचेंज रेट बड़े सारे फैक्टर्स पर रिलेट करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर रिलेट करता है। अच्छा, उस कंट्री की एजुकेशन लेवल क्या है उस पर रिलेट करता है, उस कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज क्या उस पर रिलेट करता है, उस कंट्री की के लोगों का क्या ट्रेंड है उस पर रिलेट करता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है उन पर रिलेट करता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से एक इकोनॉमी ऊपर या नीचे जाती है। और अल्टीमेटली उस इकोनॉमी का इफेक्ट अगर आप मॉनेटराइज देख रहे हैं तो दैट कम्स इन ट्रांजेक्शन रिस्क। तो मैंने यहाँ पे लिखा, वो कह रहा है जी इफ यूएसए का एक्सपोर्टर जो है, अगर ये इकोनॉमी इस तरह से रेट हो जाता है तो उसको क्या फायदा या नुकसान होगा, अभी देख लेते हैं। पहले $1 में वो 1.26 यूरोस, मतलब 1.26 यूरोस से वो $1 ले लेता था, बिकॉज ही इज अ यूएसए एक्सपोर्टर, उसको पाउंड्स मिल रहे हैं, पाउंड से वो क्या करता था, डॉलर ले लेता था। लेकिन अब 1.31 पाउंड्स देकर $1 मिलेगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यूके की जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल में जा रही है। यूके की जो करेंसी है यूरो, वो डेप्रिशिएट हो रही है, और जो यूएसए की करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है। नाउ देयर आर सो मेनी रीजंस why a country's currency appreciates or why a country currencies depreciates. I'm not going on those reasons. I have already explained you number of times. But the point is, if there is an increase in the economic growth, or if there is a situation like this, then USA company has to bear so many risk. तो वो कह रहा है रिस्क बताओ फिर क्या होगा। बेटे, मैंने भूपेश आनंद मेरा नाम है, मैं आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करूंगा और आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। T0 यूएस एक्सपोर्टर सेल्स गुड्स टू यूके इंपोर्टर। बिगिनिंग में जब सेलिंग प्राइस $16 था, लेकिन अब एट दैट टाइम द एक्सचेंज रेट वाज $1 इज इक्वल टू 1.26 यूरोस। बेटे, पहले क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया है घर में एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करते समय वर्किंग नोट बनाएं, क्योंकि जब आप वर्किंग नोट बनाएंगे ना तो आपको लॉजिकली ज्यादा बातें क्लियर होंगी, फिर आप वहां पर जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, कोई स्प्रेडशीट्स में नहीं करना, आप पहले पेपर पेन पेपर वाले फॉर्मेट में करें। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम आएंगे। तो इट मीन्स यूएस एक्सपोर्टर है, यूएस एक्सपोर्टर है, वो सेल कर रहा है $16 में, और उस समय रेट है $1 इज इक्वल टू 1.26 यूरोस। अब हुआ क्या कि ये जो रेट है, ये रेट में दिक्कत आ गई, इस रेट में दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? अब यहां पर $1 इज इक्वल टू आई थिंक 1.31 यूरोज हो गया। इट मीन्स डॉलर की करेंसी अप्रिशिएट होगी, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ यूएसए इज ग्रोइंग, जीडीपी इज ग्रोइंग, economic growth is growing, per capita income of USA is growing. It means it is but natural that currency will also grow, currency will also appreciate, and because that currency is appreciate, the other currency will depreciate. अगर दूसरी इकोनॉमी उस रेट पे ग्रो नहीं कर रही तो यहाँ पर दूसरी इकोनॉमी यूके, तो यूके इज नॉट ग्रोइंग एट दैट मच पेस, तो but natural the currency of UK will be depreciating, and the currency of USA, the country which is growing, per capita income is growing, GDP is growing, that country's currency will appreciate. ठीक है सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें खाली ये बताना है कि इसका इफेक्ट क्या क्या होगा। ठीक है सर, मैंने बहुत प्यारा सा लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपोर्टर, बिकॉज द क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपोर्टर, कि यूएस एक्सपोर्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर उसकी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट कर जाए। Now USA exporter will receive pounds, ये बात तो हम सबको पता ही है, and then he will convert it into dollars, क्योंकि वो यूएसए में रहता है और उसने एक्सपोर्ट किया है वहां से, तो उसको इंग्लैंड से, वेल से, लंदन से, फिनलैंड से, वहां से तो उसको पाउंड से मिलने हैं या यूरोज मिलने हैं। मैंने यहाँ पे गलती से वो लिख दिया, यूरोज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए। अब आज अगर एक हम देखें
तो इतने यूरो में $1 आता है, कुछ दिनों के बाद इतने डॉलर्स में। इसका मतलब यूएसए की इकोनॉमी का ग्रोथ होने का नुकसान हुआ है यूएसए एक्सपोर्टर को। तो यूएसए एक्सपोर्टर हमेशा सुबह से लेकर रात तक क्या सोचेगा कि मेरी इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाए, जीडीपी कम हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उससे करेंसी उसकी अप्रिशिएट नहीं करेगी, डेप्रिशिएट करेगी, है ना। बट यहां पर तो कुछ उल्टा केस हो रहा है। सो कॉस्ट विल इंक्रीज। अगर वो $16 का ही प्राइस रख रहा है तो कॉस्ट या तो बढ़ जाएगी। अच्छा, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि पहले उसको इतने पाउंड देने, ऐसा मान लेते हैं कि ये कॉस्ट है ना, पहले इतने देने पड़ते थे, अब उसको इतने देने पड़ेंगे। तो बट नेचुरल कॉस्ट बढ़ गई। अगर मैं कहूँ ये छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इफ आई से दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, so this he has to pay, now this he has to pay on for that much $1, and for $1 it means the profit will come down, and when profit will come down because cost has increased, so this is named as I will say economical risk. I think आप बात लॉजिकली समझ चुके हैं, यही बात उसने सोल्यूशन में लिखी है, लेकिन मैं उसने बताया कुछ नहीं है, मैंने आपको लॉजिकली हर चीज बताने की कोशिश की। ठीक है जी, तो ये लेक्चर 9A यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब हम जब लेक्चर नंबर 10 में एंटर करेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक अगर आप ढीले होकर बैठे हुए थे, अगर अभी भी मोबाइल को स्क्रॉल करके लेक्चर कर रहे थे, तो अब समय आ गया बेटे अलार्मिंग। लेक्चर 10 ऑनवर्ड्स मैंने आने वाले 10-11 लेक्चर्स जो लेने हैं हेजिंग के लेने हैं। हेजिंग का मतलब है मैं आपको डेरिवेटिव्स भी बताऊंगा, इंटरनल हेजिंग टूल्स बताऊंगा, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स बताऊंगा, डेरिवेटिव्स बताऊंगा, नए नए टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बताऊंगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर बताऊंगा, व्हाट आई मीन बाय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बताऊंगा, टाइप ऑफ ऑप्शन बताऊंगा, टाइप ऑफ फ्यूचर्स बताऊंगा, टाइप ऑफ फॉरवर्ड्स बताऊंगा। और ये आपको पहले से आता नहीं है, आपने नहीं किया हुआ। और अगर आपको ये डेरिवेटिव्स या ये हेजिंग टूल्स नहीं समझ आए, तो आपका चैप्टर नंबर 14 जो नेक्स्ट चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क, पूरा चैप्टर डेरिवेटिव्स पर डिपेंड करता है, इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या किया कि कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक लेक्चर लिया, लेक्चर नंबर 10, उसमें मैंने कुछ बातों को एक्सप्लेन किया, कुछ क्वेश्चंस कराए, कुछ केस स्टडीज कराई। समझदार होगे तो ध्यान से उन केस स्टडीज को लिखोगे, समझोगे और करोगे, नहीं और अगर बेवकूफ होगे तो साहब आप नॉर्मल लेक्चर मानोगे, फिर आपका लेक्चर नंबर 14 भी बेकार, चैप्टर नंबर 14 भी ऐसे ही जाने वाला है। और आने वाले 10 लेक्चर्स, क्योंकि 10th लेक्चर से लेकर 19-20 तक, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर फेमिलियर विद दोस कंसेप्ट्स, व्हाट आई मीन बाय फ्यूचर। आपको मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, ज्यादा बताने की कोशिश की है, बट सवाल है कि आप हाउ मच सीरियस यू आर, हाउ मच सिंसियर यू आर इन गेटिंग दोस थिंग्स। तो लेक्चर नंबर 10 में मैं हेज की बातें करूंगा कि जैसे आपको लगता है कि बारिश होने वाली है तो आप छाता लेके जाते हैं, रेनकोट लेके जाते हैं। कोविड सिनेरियो 2-3 साल हो भी गए, तो कोविड सिनेरियो में क्या करते थे, मास्क पहनते थे, सैनिटाइजर लेके जाते थे, सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, ऑल दैट इज हेजिंग। जैसे यूएसए का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया में आता है तो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये है, जब मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनके आसपास पूरी सिक्योरिटी होती है, सेट सिक्योरिटी, दैट इज हेजिंग। तो हेज की बातें करेंगे, डेरिवेटिव्स की बातें करेंगे। आप हेजिंग को देखें तो हम आई कैन डिवाइड माय कैप्लॉन एंड माय बीबीपी दे हैव डिवाइडेड द हेजिंग टूल्स इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज इंटरनल हेजिंग टूल्स एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। इंटरनल हेजिंग टूल्स क्या होते हैं, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं बताऊंगा अभी अभी नेक्स्ट लेक्चर 10 में। जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, है ना, आप मेडिटेशन भी करते हैं, आप योगा करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप नेचुरल डाइट खाते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप स्प्राउट्स खाते हैं, आप जूसेस पीते हैं, आप चाय नहीं पीते, आप अल्कोहल सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते, आप नॉनवेज भी कम खाते हो या नहीं खाते, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। फिर कोविड जैसे क्या उसके लाख तरह के वायरस आ जाए तब भी कुछ नहीं हो, क्योंकि आप इंटरनली हेज कर रहे हो। बट आपका एक दोस्त है रामलाल, वो ऐसा नहीं करता, सुबह नहीं उठता, लेट उठता है, बर्गर खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, नेचुरल डाइट नहीं लेता, तो वो तबीयत खराब हो जाती है, तो दवाई खाता है और दवाई खा के ठीक हो जाता है। आप बताइए लॉन्ग रन में ज्यादा बेटर कौन सा है, इंटरनल या एक्सटर्नल? अच्छा पहले मैं बता दूं, जो आपका दोस्त है रामलाल, जो मेडिसिन लेके ठीक होता था, उसको बोलते हैं वो एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स यूज कर रहा है।
और आप इंटरनल हेजिंग टूल्स यूज कर रहे थे बिना दवाई के, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, आपने अपनी थॉट्स प्रोसेस को चेंज कर दिया, आपने अपनी थॉट्स को रीवायर कर दिया, और अल्टीमेटली आप ठीक हो गए, आप ठीक चल रहे हो। ठीक है, तो दिस आई विल से दिस इज इंटरनल हेजिंग। जैसे कोविड की बात करें, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, आपने मास्क पहना, आपने सैनिटाइजर यूज किया, तो आप इंटरनली काम कर रहे थे। बट आपका दोस्त बाहर गया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, तब तो उसकी तबीयत खराब हो गई, कोविड हो गया, उसके बाद उसने मेडिसिन ली, ऑक्सीजन लिया और ठीक हो गया। दैट इज एक्सटर्नल। So similarly, whenever there is a foreign exchange risk, there are two types of tools. First is, I will say those are named as internal hedging tools. And second is, they are named as external hedging tools. External hedging tools का नाम है derivatives. तो आप लिख लें, एक बार लिखें, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में मैं एक तो इंटरनल हेजिंग टूल्स कराऊंगा, और इंटरनल हेजिंग टूल्स को मैं एक एक टूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया तभी आपको कैप्लन और बीबीबी समझ आएगा, क्योंकि मैंने आपको वो टेक्निक प्रैक्टिकली केस स्टडीज के साथ एक्सप्लेन करनी है और आपकी भाषा में करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 10 में ही, मैं एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। आपको बताऊंगा कि व्हाट आई मीन बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपको बताऊंगा कि आप एग्रीमेंट कर सकते हैं कि मैं इतनी करेंसी खरीदूंगा, इतनी करेंसी बेचूंगा, स्टॉक इतने खरीदूंगा या इतना स्टॉक बेचूंगा, गोल्ड इतना खरीदूंगा या गोल्ड इतना बेचूंगा, राइस इतने खरीदूं। इट मींस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फॉर कमोडिटीज, दे कैन बी फॉर मेटल्स, दे कैन बी फॉर करेंसीज, दे कैन बी फॉर स्टॉक। किसी भी चीज के लिए आप वायदा किसी से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जी, लेक्चर 10 इज मोस्ट प्रीशियस, योर अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑन दैट लेक्चर नंबर 10 नेक्स्ट 8-9 lectures are dependent, and chapter number 14 interest rate risk is totally on that hedging tools. तो मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।